कियारा और प्रशांत को बातें करते हुए शाम हो चुकी थी। कियारा ने काफी पी ली थी। तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम पर जोर जबरदस्ती की है? कियारा ने प्रशांत से पूछा। ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? प्रशांत ने कियारा को ध्यान से देखा और कहा, जो पूछ रही हूं उसका जवाब दो। कियारा ने वाइन की बोतल से वाइन पीते हुए कहा, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं? मेरे माँ बाप की मृत्यु तो तभी हो गई जब मैं बहुत छोटा था। एक दुर्घटना में दोनों मर गए थे। मैं आज तक उनके कातिल को ढूंढ रहा हूं। कुछ ही समय पहले दादाजी भी गुजर गए और दादी तो बहुत पहले ही चल बसी थी। एक तरह से मैं अनाथ हूं। प्रशांत ने कियारा के हाथ से वाइन की बोतल छीनी और मेज पर रख दी। ओह, तो तुम्हारा किस्सा अलग है। कियारा ने अपना हाथ वाइन की बोतल की तरफ बढ़ाया। नहीं नहीं नहीं, तुम और नहीं पियोगी। ये बताओ कि हुआ क्या है? प्रशांत ने कियारा से थोड़ी सख्ती से पूछा। ओ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी जबरदस्ती किसी से करवाना चाहते हैं। उनके लिए शादी एक बिजनेस प्रोजेक्ट है और मैं उनके इस प्रोजेक्ट का एक अहम मोहरा हूं। कियारा ने प्रशांत को बताया। तुम एक बालिग लड़की हो, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। अगर तुम अपने उसूलों के लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई भी तुम्हें हमेशा दबाता रहेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर एक दिन तो तुम्हें अपने माँ बाप के सामने निडर होकर खड़ा होना होगा। प्रशांत ने कियारा को समझाया। कहना बहुत आसान है, मगर करना उतना ही मुश्किल। कियारा ने बोतल जबरदस्ती प्रशांत के हाथ से खींच ली, फिर एक घूंट पीते हुए बोली, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं तो घर छोड़कर चला जाता, अपनी कमाई से अपने पैरों पर खड़ा होता और फिर वापस आकर अपने माँ बाप से बराबरी से बात करता। माँ बाप बच्चों के आत्मविश्वास के सामने अपनी जिद नहीं चला पाते। प्रशांत ने कहा। अच्छा, बात तो सही है तुम्हारी, मगर यह सब करने के लिए मुझ में अभी हिम्मत नहीं है। कियारा ने कहा। हिम्मत तब आएगी जब तुम पीना बंद करोगी। प्रशांत ने कियारा को डांटा। चलो, अब ये बोतल मुझे दो और अब इसके बाद तुम बिल्कुल भी नहीं पियोगी। तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है। कहते हुए प्रशांत ने फिर से बोतल खींचने की कोशिश की। नहीं, मुझे पीने दो। ये बोतल मेरी है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कियारा ने भी बोतल को कस के पकड़ लिया था। प्रशांत और कियारा के बीच में बोतल को लेकर लड़ाई हो ही रही थी कि अचानक एक आवाज पीछे से आई। यह सब क्या हो रहा है? प्रशांत वो आवाज सुनकर पलटा और सामने खड़े आदमी को देखकर बोला, तुम कौन हो और मेरी दुकान में क्यों आए हो? इससे पहले कि वो आदमी जवाब दे पाता, कियारा ने पीछे से कहा, भाई तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें यहां का पता किसने दिया? हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहां पहुंच गए। डैडी ने कहा था ना कि आज घर पर रहना। उस आदमी ने कहा। देखते ही देखते प्रशांत की दुकान में 3-4 काले सूट बूट में मुश्तंडे आकर खड़े हो गए थे। मेरा नाम रुद्रांश सिंह है और मैं कियारा का भाई हूं। मैं उसे यहां से ले जाने आया हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बीच में मत पड़ो। रुद्रांश ने प्रशांत को ढकेलते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से यहां आई हूं। अब मैं बड़ी हो गई हूं और जो चाहे कर सकती हूं। तुम मुझे जबरदस्ती यहां से लेकर नहीं जा सकते। कियारा ने रुद्रांश से कहा, तुम सिंह खानदान में पैदा हुई हो। तुमसे जैसा कहा जाएगा तुम वैसा ही करोगी। अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। रुद्रांश ने कियारा से गुस्सा होते हुए बोला, तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम लोग बिना बुलाए मेरी दुकान के अंदर घुस आए हो। मैं चाहूं तो तुम्हें जेल में डाल सकता हूं। प्रशांत ने धमकाते हुए कहा। तुम मुझे क्या जेल में डालोगे? रुद्रांश ने भी पलटकर प्रशांत को जवाब दिया, तुम मेरी बहन को यहां पकड़ कर ले आए हो और तुमने उसको जबरदस्ती पीने को कहा। मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूं। ठीक है, तो जाओ पुलिस को बुला लो। प्रशांत ने रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, खबरदार जो तुमने बॉस को छुआ। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? पीछे खड़े हुए एक बॉडीगार्ड ने प्रशांत को धमकाते हुए मुक्का मारने की कोशिश की। प्रशांत आते हुए मुक्के के वार से बचने के लिए नीचे झुक गया और उसने पलटकर अपने पैर से बॉडीगार्ड के पेट में लात मारी।
देखते ही देखते वहां पर हाथापाई होने लगी। प्रशांत और बॉडीगार्ड आपस में लड़ने लगे, मगर अचानक ही बाहर से बहुत तेज शोर आने लगा। ये कैसा शोर है? रुद्रांश ने अपने कान बंद करते हुए कहा। शोर सुनकर सब थम गए। ये तो बैंड बाजे का शोर है, लगता है बारात गुजर रही है, एक बॉडीगार्ड ने बोला। तभी अचानक दुकान की लाइट टिमटिमाने लगी। ये अचानक क्या होने लगा? प्रशांत ने कहा। प्रशांत जब तक समझ पाता कि दुकान में क्या हो रहा था कि दुकान की बिजली गुल हो गई। ये लाइट किसने बंद की? रुद्रांश ने गुस्से में कहा। पूरी दुकान घने अंधेरे में थी। बाहर से बारात का प्रकाश और शोर दुकान के अंदर आ रहा था। सब लोग अपना मोबाइल फोन टॉर्च जलाने के लिए ढूंढ रहे थे। तभी अचानक दुकान का पर्दा खुला और उसके अंदर दो व्यक्ति आ गए। उन दो व्यक्तियों को देखकर सब लोग हैरान थे। ये क्या? ये क्या है? ये कौन है? ये अजीब से दिखने वाले लोग इंसानी हैं या फिर? कहते हुए बॉडीगार्ड की जुबान लड़खड़ाने लगी। उन दो आदमियों ने लाल रंग के बारातियों के कपड़े पहने हुए थे और उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तभी एक काले कपड़े पहना हुआ बॉडीगार्ड खड़ा हुआ और उन आदमियों से मुठभेड़ करने के लिए बढ़ा। उसने जैसे ही अपना हाथ मुक्का बनाकर उनकी तरफ मारने की कोशिश की, वैसे ही सामने वाले एक आदमी ने उसको गले से पकड़कर जमीन से 2 फुट ऊपर उठा दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बॉडीगार्ड के मुंह से सिर्फ इतनी ही आवाज निकली। देखते ही देखते वो जीवित बॉडीगार्ड एक काले कपड़े में सफेद इजिप्शियन मम्मी की तरह बन चुका था। उस आदमी ने अपना हाथ छोड़ा और वो निर्जीव बॉडीगार्ड जमीन पर गिर गया। ये देखकर दुकान में मौजूद सारे लोग हक्के बक्के रह गए और थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या हुआ? रुद्रांश ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। उस बॉडीगार्ड की हालत देखकर और किसी में भी उन दोनों आदमियों के पास जाने की हिम्मत ना थी। कियारा को यह सब देखकर चक्कर आने लगे थे। वो वहां पर रखी हुई आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गई। रुद्रांश और बचे हुए बॉडीगार्ड डर से सहम गए थे। वो धीरे धीरे खिसकते हुए दुकान से बाहर भाग गए। अब दुकान में सिर्फ प्रशांत और कियारा ही बचे थे। प्रशांत आगे बढ़ा और उसने उन दोनों आदमियों से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उन दो आदमियों में से एक आदमी ने प्रशांत को झुककर नमस्ते किया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। प्रशांत का गला डर से सूख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों आदमियों को क्या दे। उसने इधर उधर देखा, फिर अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। मेरे पास अभी बस इतना ही है। प्रशांत ने जेब में से कुछ सिक्के निकालते हुए उस आदमी के हाथ पर रख दिए। वो आदमी सिक्कों को घूरता रहा। बगल में खड़े हुए दूसरे आदमी ने उंगली से प्रशांत के पीछे इशारा किया। प्रशांत ने पीछे पलट कर देखा। यहां तो दादाजी की फोटो, जपने वाली एक माला और कुछ अगरबत्ती रखी हुई है। क्या इनमें से तुम्हें कुछ चाहिए? प्रशांत ने उन आदमियों की तरफ देखते हुए पूछा। दूसरा आदमी लगातार प्रशांत को उंगली से इशारा कर रहा था। प्रशांत ने फिर से दीवार की तरफ देखा। दादाजी की फोटो का ये लोग क्या करेंगे? प्रशांत ने मन ही मन सोचा। फिर उसने जपने वाली माला को उठा लिया और आदमी को दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें यह चाहिए? दोनों आदमियों ने धीरे से हां में सर हिलाया। देखने में तो बहुत कीमती नहीं लग रही है, मगर है तो दादाजी का सामान। जरूर इसमें कुछ खास होगा, मगर आज अगर इनको ये नहीं दिया तो ये सबका हाल इस बॉडीगार्ड की तरह कर देगा। प्रशांत ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। कहते हुए प्रशांत ने उस जपने वाली माला को आदमी को थमा दिया। माला को पाकर दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। उसमें से एक ने अपनी जेब से कुछ निकाला और प्रशांत की तरफ बढ़ा दिया। प्रशांत ने जब उस आदमी के हाथ को देखा तो वहां पर एक मोतीचूर का लड्डू रखा था। क्या ये मेरे लिए है? प्रशांत ने पूछा और आदमी की तरफ देखा। जब कोई जवाब नहीं आया तो प्रशांत समझ गया कि वो लड्डू उसे उठा लेना चाहिए। प्रशांत ने उस लड्डू को उठाकर उन दोनों आदमियों से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। हो सकता है अभी ये लोग यहां से चले जाएं। प्रशांत ने सोचा, ये लड्डू तो मैं खाने से रहा, मगर वो दोनों आदमी अपनी जगह से नहीं हिले।
लगता है जब तक मैं ये खाऊंगा नहीं, ये यहां से जाएंगे नहीं। प्रशांत ने अपने आप से कहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, अपने मुंह में रख लेता हूं और जैसे ही ये यहां से जाएंगे वैसे ही इसको थूक दूंगा। प्रशांत ने मन ही मन ये प्लान बना लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए लड्डू को अपने मुंह में रखा। आगे क्या होने वाला था प्रशांत इससे बिल्कुल भी बेखबर था। जैसे ही प्रशांत ने लड्डू को मुंह में रखा वैसे ही उसके मुंह में एक अजीब तरह से चुभने वाली ठंडक महसूस होने लगी। प्रशांत चाहकर भी उस लड्डू को रोक नहीं पाया और वो लड्डू फिसलता हुआ उसके गले से होता हुआ सीधे पेट में चला गया। इतना बड़ा लड्डू एक बार में निगलने से प्रशांत को खांसी आने लगी। प्रशांत के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ पड़ी। उसने अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये सब देखकर वो दोनों आदमी संतुष्ट हो गए। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और धीरे से दुकान से बाहर चले गए। प्रशांत ने उन दोनों को बाहर जाते हुए देखा। जब उसने दुकान से बाहर नजर डाली तो पूरी बारात मानो अंधेरे में गायब हो चुकी थी। बारात के गायब होते ही दुकान की लाइट वापस आ गई। मेरा गला, प्रशांत ने कहा। मेरा पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है। पता नहीं क्या खिला दिया उस हरामखोर ने। ओ, अब तो पेट में भी। प्रशांत अपना पेट पकड़ रहा था। कियारा ये सब देखकर स्तब्ध खड़ी थी। क्या हो रहा है तुम्हें? उसने प्रशांत से पूछा। पता नहीं, पेट में अजीब सी ऐंठन और दर्द हो रहा है। इसके साथ ही साथ ठंड से ठिठुर रहा हूं। प्रशांत दुकान से भागने लगा। अरे कहां जा रहे हो? कियारा ने कहा। बाथरूम जा रहा हूं, प्रशांत ने गुस्से में कहा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं इस लाश के साथ यहां अकेले नहीं रह सकती, कियारा ने मरे हुए बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा। प्रशांत अपना पेट पकड़ते हुए टॉयलेट की कमोड में जाकर बैठ गया। दांत दबाते हुए प्रशांत ने जोर लगाया और उस लड्डू को अपने पेट से निकालने की कोशिश की। प्रशांत पसीना पसीना हो गया था मगर उसकी ठिठुरन खत्म नहीं हो रही थी। प्रशांत ने और जोर लगाया। फिर अचानक गैस पास हुई और प्रशांत को अचानक पेट में राहत मिली। ऐसा लग रहा है कि पेट से कोई पत्थर बाहर निकला हो। इतनी बुरी बदहजमी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। ओह, प्रशांत ने अपनी पैंट चढ़ाई और हाथ धोते हुए कहा। फिर वो गहरी सांस लेता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। बाथरूम के बाहर कियारा बुत बनी खड़ी हुई थी। बाप रे बाप, बस किसी तरह से जान बची है, प्रशांत ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कियारा से कहा। फिर उसने कियारा को ध्यान से देखा। क्या हो गया? लाश को देखकर डर लग रहा है क्या? प्रशांत ने देखा कि कियारा लगातार उस बॉडीगार्ड को घूर रही थी। प्रशांत की बात का कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस डर के मारे कांप रही थी। तब प्रशांत ने कियारा के कंधे पर हाथ रखा और उसे जगाने की कोशिश की। तुम होश में हो? प्रशांत ने पूछा। मेरी तरफ देखो और बताओ क्या हुआ है। कियारा ने प्रशांत को देखा और कहा। वो बाथरूम में से एक काले रंग का धुआं निकला और फिर वो इस बॉडीगार्ड की लाश के ऊपर मंडराने लगा। फिर अचानक वो काला धुआं लाश के अंदर समा गया और गायब हो गया। क्या ये सच है या मेरी आंखों का वहम? कियारा ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने गहरी सांस ली और कियारा से कहा, घबराओ मत, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। वो आज तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली है ना। एक काम करो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो और अपने घर वापस चली जाओ, प्रशांत ने कहा। कियारा ने प्रशांत के हाथ को कस के पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, डरो मत, प्रशांत ने कियारा का हाथ पकड़ा और कहा। एक काम करो, तुम ऊपर मेरे कमरे में चली जाओ, मैं यहां पर दुकान को संभालता हूं, प्रशांत ने कहा और कियारा को सीढ़ी तक छोड़ने आ गया। कियारा अभी भी बार बार बॉडीगार्ड की लाश को देख रही थी। अरे नीचे मत देखो, ऊपर जाओ, प्रशांत ने कहा। कियारा के ऊपर जाते ही प्रशांत ने उसके दादाजी का फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, मामला गंभीर होता जा रहा है, प्रशांत ने फोन करते हुए अपने आप से कहा।
किसको फोन कर रहा था प्रशांत? उन दो आदमियों ने लड्डू के रूप में क्या दिया था प्रशांत को? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रक्षित, मैं प्रशांत बोल रहा हूं, जल्दी मेरी दुकान पर आओ, एक केस है। प्रशांत ने रक्षित से फोन पर कहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का केस है? रक्षित ने प्रशांत से पूछा। हाँ बिल्कुल, और इस केस का विटनेस सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ और लोगों ने भी इस अजीब सी घटना को होते हुए देखा है, प्रशांत ने कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूं, रक्षित ने कहते हुए फोन काट दिया। कुछ ही देर में रक्षित प्रशांत की दुकान पर था। दुकान में पड़ी कियारा के भाई रुद्रांश के बॉडीगार्ड की लाश को देखकर वो खुद भी हैरान था। इसका शरीर सफेद और ठंडा पड़ चुका है। इसको देखकर लगता है कि इसमें नकारात्मक मादा की शक्ति है। क्या तुम्हारे पास सीसीटीवी की फुटेज है? रक्षित ने प्रशांत से पूछा। मैंने अभी तक फुटेज चेक नहीं किया है, प्रशांत ने दुकान में रखे हुए मॉनिटर को ऑन करते हुए कहा। प्रशांत ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। इस फुटेज में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्रशांत ने कहा। उस बारात का तो नामो निशान भी नहीं है, सिर्फ कियारा का भाई रुद्रांश और उसके बॉडीगार्ड दुकान में आते और भागते हुए दिख रहे हैं, प्रशांत ने चौंकते हुए कहा। रक्षित ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस तरह के केसेस में अक्सर कैमरे पर कुछ नहीं आता है। हाँ, मगर पिछली बार शीशे में एक छवि आ गई थी, इस बार तो वो छवि भी कोई भी शीशे में नहीं दिख रही, प्रशांत ने कहा। तो इस तरह की नकारात्मक मादा शक्तियां होती हैं, उनकी अक्सर कोई छवि भी नहीं मिलती, रक्षित ने समझाया। मगर अब हम इस लाश का क्या करेंगे? प्रशांत ने पूछा। रक्षित और प्रशांत ये बातें कर ही रहे थे कि विजय और प्रिया भी वहां पर आ गए। विजय, तुम इस लाश को फॉरेंसिक के हवाले कर दो, वो जो भी रिपोर्ट बनाए वो इसके घर वालों को दे देना, और एक बात का ध्यान रखना, ये खबर मीडिया में नहीं आनी चाहिए। इस तरह की वारदात सुनकर शहर में हलचल फैल जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि फिर कोई सीरियल किलर मानकर इस केस के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दे, रक्षित ने विजय से कहा। मगर हम इसके घर वालों को क्या बताएंगे? एक जीता जाता व्यक्ति मेरी दुकान में आकर मर गया, और वो भी इस हालत में, कौन मानेगा इस बात को? प्रशांत ने पूछा। इसकी मौत को नेचुरल बोलकर मामला रफा दफा करना होगा। हम कह देंगे कि वो दुकान पर आया था और अचानक तबीयत खराब होकर उसको हार्ट अटैक आ गया। जब तक डॉक्टर को बुलाते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी ओर इस केस को हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अलग तरह से हैंडल करेंगे, रक्षित ने कहा। टीम से मतलब है कि सिर्फ मैं, राइट? टीम लीडर तो तुमने मुझे बना दिया, मगर मेरे साथ काम करने के लिए कोई टीम मेंबर ही नहीं है, प्रशांत ने रक्षित को घूरते हुए कहा। मगर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे, रक्षित ने प्रशांत से कहा। प्रशांत इसका कुछ जवाब दे उससे पहले प्रिया ने उसका हाथ खींचकर उसे दुकान के कोने में ले गई। कि लड़कियों का बैग उसी लड़की का है जो सुबह तुम्हारे साथ थी? तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके साथ सोए थे? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अभी भी वो ऊपर तुम्हारे कमरे में होगी, प्रिया ने गुस्से से कहा। क्या बकवास कर रही हो प्रिया? कियारा ने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो ऊपर के कमरे में जाकर सो रही है, और हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। वो मेरी असिस्टेंट है और उम्र में मुझसे बहुत छोटी भी है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? मुझे तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? प्रशांत ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए बोला। मुझे तुमसे किसी तरह की कोई सफाई नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस तरह से मुझे चीट नहीं कर सकते, प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा। चीट? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? हमारे बीच ब्रेकअप हुए बहुत समय हो गया है, और ये मेरी लाइफ है, और उसमें मैं क्या करता हूं, किसके साथ बैठता हूं, किसके साथ सोता हूं, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, प्रशांत ने प्रिया को गुस्से में कहा। प्रिया ने कियारा का बैग वहीं पटक दिया और दुकान से बाहर चली गई। तब तक विजय और रक्षित भी वहां से जा चुके थे। प्रशांत ने भी गुस्से में दुकान का शटर बंद कर दिया। क्या है, ये सब लोग यहां से चले गए, मैं थोड़ी चैन की सांस लेना चाहता हूं, प्रशांत ने कहा और ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। जब वो ऊपर अपने कमरे में पहुंचा तब उसने कियारा को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पाया।
कियारा ने शायद नहाकर प्रशांत की शर्ट पहन ली थी। कियारा के कपड़े पास के सोफे पर पड़े हुए थे और वो सिर्फ प्रशांत की शर्ट में उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी। कियारा के लंबे और हसीन पैर देखकर प्रशांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। कियारा का कमसिन बदन देखकर प्रशांत खुद पर काबू खोने लगा। ऊपर से थकान और शराब के नशे की वजह से उसका सर थोड़ा भारी था। कियारा को देखकर उसको मदहोशी छाने लगी। प्रशांत बेड पर बैठकर कियारा के पैरों को अपनी उंगलियों से धीरे से टहलाने लगा। कियारा बहुत गहरी नींद में थी। उसने पैरों को बस हल्का सा हिलाया और फिर करवट लेकर सोती रही। उस अंधेरे कमरे में अचानक बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों की लाइट आने लगी। रोशनी की एक किरण प्रशांत के एक मेडल पर पड़ी जो उसे पुलिस फोर्स से मिला था। उसको देखते ही प्रशांत होश में आया। ये मैं कियारा के साथ क्या करने जा रहा? ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद से कहता हुआ प्रशांत वापस नीचे दुकान पर चला गया। दुकान के पीछे ठंडी हवा चल रही थी। प्रशांत वहां जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में अभी भी उसकी शर्ट पहनी हुई कियारा ही घूम रही थी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, प्रशांत ने अपने आप से कहा। तभी प्रशांत की नजर सामने कुएं पर गई। प्रशांत ने देखा कि कुएं में कुछ हलचल हो रही थी। धीरे धीरे उसमें एक काला धुआं बनने लगा और एक ही क्षण में काला साया प्रशांत के सामने था। तुम फिर से आ गए, मगर आज अमावस्या नहीं है? प्रशांत ने परेशान होते हुए उस काले साए से पूछा। आज जो तुमने मुझे बलि दी वो ताजी और जवान थी। मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? काले साए ने प्रशांत से पूछा। यह सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। अचानक से उसे याद आया, अच्छा, तो वो बॉडीगार्ड की मृत्यु तुम्हारे लिए एक बलि थी? प्रशांत ने पूछा। हां, होरी ने कहा। अच्छा, तो क्या उसके बदले में मैं कुछ भी मांग सकता हूं? प्रशांत ने पूछा। हां, बिल्कुल, होरी ने कहा। ठीक है, फिर मुझे ढेर सारा पैसा दे दो। 10 लाख, नहीं, 10 करोड़। हाँ, तो मुझे 10 करोड़ रुपए दो। इतना पैसा होगा तो मैं इस खूनी कुएं से निजात पाने की कोई ना कोई तरकीब तो ढूंढ ही लूंगा, प्रशांत ने कहा। यह सुनकर होरी भयानक तरीके से हंसने लगा। उसकी आवाज से पूरा बैकयार्ड गूंज उठा। पैसा मनुष्य की बनाई हुई चीज है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें इस काबिल बना सकता हूं कि तुम बहुत सारा पैसा कमा लो, होरी ने कहा। अच्छा, ठीक है, तो तुम मुझे शक्तिशाली बना दो, प्रशांत ने सोचते हुए कहा। जैसे ही प्रशांत ने यह कहा, होरी ने प्रशांत की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तुरंत ही प्रशांत को अपने अंदर शक्ति और स्फूर्ति का एहसास होने लगा। प्रशांत ने अपनी बाजुओं को देखा। इतनी मजबूत बाजू तो मेरे कभी नहीं थे। मैं वाकई बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं, प्रशांत ने कहा। एक शैतानी हंसी हंसते हुए होरी ने कहा। तुम चाहो तो इससे ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। तुम जितने बेगुनाहों की बलि मुझे दोगे, उतनी बार मैं तुम्हें कोई ना कोई उपहार जरूर दूंगा। इतना कहते हुए होरी वापस कुएं में समा गया। होरी के जाने के बाद प्रशांत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का सोचा। आंगन में एक स्टील का सरिया पड़ा था। प्रशांत ने उस सरिये को उठाया और अपने दोनों हाथों से उसे मोड़ दिया। अरे अरे वाह, ये तो ऐसे मुड़ गया जैसे रबर हो, और मुझे इसे मोड़ने में जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल मक्खन की तरह मैंने इसे ट्विस्ट कर दिया। ये तो गजब हो गया। प्रशांत अपने आप से इंप्रेस हो गया। प्रशांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ी। उसने अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। चाहे सुबह हो गई, प्रशांत ने कहा। कहीं ये कोई सपना तो नहीं था? क्या वाकई में मुझ में इतनी ताकत आ गई है, या ये सब मेरी एक कल्पना थी? ये सोचते हुए प्रशांत बाथरूम में चला गया।
सोचो, अगर एक बलि के बाद होरी ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है तो और बलि देने के बाद मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। प्रशांत ब्रश करते हुए अपने आप को आईने में देख रहा था। फिर उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और कहा, नहीं, यह गलत है। मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे? यह तो एक दलदल है और इसी में होरी मासूम लोगों को फंसा लेता है। इस सोच के साथ ही प्रशांत को खुद पर गुस्सा आया और उसने अपने मुक्के को दीवार पर मारा, जिसकी वजह से दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। अब प्रशांत उस छेद से आर पार देख रहा था। प्रशांत ने भौचक्का होकर अपने मुक्के को देखा और कहा, है ये शक्ति कोई कल्पना नहीं है। फिर प्रशांत ने दीवार के छेद में देखा। दीवार की दूसरी तरफ उसने कियारा को कपड़े बदलते हुए देखा। कियारा की नजर भी दीवार के छेद पर गई। तो तुम दीवार में छेद करके मुझे देख रहे हो? कियारा ने थोड़ा नाराज होते हुए प्रशांत से कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, सॉरी। क्या तुम ठीक से सो पाई? मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूं। प्रशांत ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए चाय बना दो। कियारा ने शरारती मुस्कुराहट से प्रशांत को देखा। अच्छा, उस बॉडीगार्ड की लाश का क्या हुआ? उसने आगे पूछा। पुलिस उसको ले गई थी, अब आगे वही लोग उसे देखेंगे। वैसे तुम्हारी फैमिली वाले और खास करके वो तुम्हारा भाई बहुत ही गुस्से वाले लोग लगते हैं। अब तुम्हें उनके पास वापस चले जाना चाहिए। प्रशांत ने कहा, तुम मुझे यहां से निकालना चाहते हो ना? अगर मेरा यहां आना पसंद नहीं तो साफ साफ कह दो ना। यह कहते हुए कियारा ने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। प्रशांत भागते हुए कियारा के पीछे आया और बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो चाहता हूं कि तुम यहां पर हमेशा के लिए रुक जाओ, एक दिन या एक हफ्ते के लिए नहीं, 100 सालों तक के लिए मेरे साथ रहो। प्रशांत ने कहा। प्रशांत के मुंह से अचानक निकले हुए शब्दों से वो खुद भी झेप गया था, मगर वो सुनकर कियारा मुस्कुराते हुए पलटी और प्रशांत के गले लगकर बोली, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? हां, चाहता तो हूं, मगर अभी तक शायद कहने की हिम्मत नहीं थी, प्रशांत ने कहा। कियारा ने अपने आप को प्रशांत से दूर किया और बोली, मैं अभी घर जाकर अपने घर वालों से बात करती हूं। कहते हुए कियारा वहां से निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। प्रशांत अभी भी अपने अंदर आए हुए इस बदलाव से रूबरू हो रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? प्रशांत ने सोचा। तभी वहां पर विजय आ गया। उसने दुकान में इधर उधर झांकते हुए प्रशांत से पूछा, वो सुंदर लड़की क्या चली गई? प्रशांत अपने ख्यालों से बाहर निकला और बोला, तुम्हें उस सुंदर लड़की से क्या लेना देना है? यहां कैसे आना हुआ? तुम्हारे और प्रिया के बीच में कल क्या हुआ था? विजय ने पूछा। वही पुराना किस्सा। मुझे लगता नहीं है कि हम लड़ने के सिवाय और कुछ कर सकते हैं। खैर छोड़ो, केस के बारे में बताओ, प्रशांत ने पूछा। वही तो मैं तुम्हें बताने आया था। जिस बॉडीगार्ड की लाश में कल लेकर गया था, उसकी फॉरेंसिक जांच हुई। फॉरेंसिक को लाश में से एक बूंद भी खून नहीं मिला। वो लोग अभी तक शॉक्ड हैं। और उस कागज का क्या हुआ जो बस से मिला था? प्रशांत ने पूछा। उस कागज पर किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं है, मगर उसकी हैंडराइटिंग उस अनामिका से मिलती है जो उस बस ड्राइवर की गर्लफ्रेंड थी। अनामिका के छानबीन करने के दौरान जो थोड़ा बहुत सामान मिला था, उसमें से उसकी हैंडराइटिंग मिली थी। तो इसका मतलब वो अनामिका थी जो उस दिन मुझे कब्रिस्तान में मारना चाहती थी। लेकिन क्यों? प्रशांत ने पूछा। वैसे ये अनामिका नाम की औरत वास्तव में एक पहेली है। उसके बारे में कोई भी पुख्ता खबर नहीं है, ना ही कोई तस्वीर है और ना ही कोई आईडी। उसको कभी किसी ने सही से देखा तक नहीं है। पता नहीं वो क्या चीज है। विजय ने प्रशांत से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशांत ने कहा। उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ तो होगा जिसे ट्रैक किया जा सके। यही तो शॉकिंग है। उसका कोई कार्ड नहीं है और ना ही कोई फोन नंबर जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि किसी प्रकार का साया है, एक ऐसा धुआं जिसकी कोई आकृति नहीं है, या ये कहो कि वो किसी की भी आकृति ले सकता है। देखो, मुझे जितना पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं चलता हूं।
इतना कहते हुए विजय वहां से चला गया। विजय की बात सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। जरूर ये अनामिका किसी ना किसी तरह से इस खूनी कुएं से संबंधित है। पुरी और अनामिका का आपस में क्या संबंध है, यह पता करना पड़ेगा, प्रशांत ने खुद से कहा। और वो अनामिका इस तरह से लोगों का खून क्यों कर रही है? वो तो मेरी जान के पीछे भी पड़ी हुई है। आखिरकार उसे मेरी जान लेकर क्या मिलेगा? प्रशांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके दादाजी के फोन पर एक मैसेज आया। तुम्हें जिस औरत की तलाश है वो मेरे कब्जे में है। दोपहर के 12 बजे शांतिवन आ जाना। मैसेज के साथ साथ एक वीडियो क्लिप भी थी। वीडियो क्लिप देखकर प्रशांत की हवाइयां उड़ गई। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसकी वीडियो थी वो? किसने प्रशांत को मैसेज किया था? क्या प्रशांत उस औरत को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का